Okay, hello dear students. Myself Radhishyam sir, and I'm most welcome here in my online class today. So dear student, today I am going to start a new chapter of the political science, understanding laws. Right? Before this starting chapter, I want to share of my views. Dear children, you know that ki nowadays you are taking a ample time entire your home, and many of the students, they are misusing the time. But some students, when listen this video, they will feel bad ki sir are scolding me, sir are saying that this. But it is the better too, because you know that you are wasting your time, you are wasting the money of your parents. So please try to understand. After few months you will reach in the 9th class. Am I right, wrong? Okay, so ensure yourself कि we have to do the work. Means two systems you have to develop. You have to develop your reading skill as well as your writing skill. ये दो चीजें आपको तो विकसित कर ही लेनी चाहिए. अधिक अगर आप नहीं कर सकते हो, मैं मानता हूं कि स्कूल नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के पास बहुत सी समस्याएं स्टार्ट हो रही हैं, किसी का फोन काम नहीं कर रहा है, किसी के नेटवर्क सिस्टम नहीं सही है. लेकिन खुद अपने आप को सोचिए कि यदि आपका नेटवर्क सिस्टम काम नहीं कर रहा है, यदि मोबाइल काम नहीं कर रहा है, तो आपको इतना तो पता होगा कि आज टीचर ने किस चैप्टर को दिया है, कौन सा चैप्टर एक्सप्लेन किया है. इतना तो वीडियो में आप सुन ही सकते हैं. नंबर व्हेन आई कॉल द पेरेंट्स, दे गिविंग द कंप्लेंट कि सर माई चाइल्ड इज नॉट डूइंग द हार्ड वर्क, नॉट डूइंग द रीडिंग, नॉट डूइंग द राइटिंग. तो व्हाट इज दिस? हाउ इज पॉसिबल कि ही विल व्हेन ही रीच इन द स्कूल गेट गुड मार्क्स? सही कह रहे हैं, पेरेंट्स को दुख लगता है, हर एक पेरेंट्स को बुरा लगता है. दूसरा, नेचर की मार पड़ गई, नेचर की बहुत बड़ी ये मार पड़ी हुई है, सभी को प्रॉब्लम हुई और सभी ने इस प्रॉब्लम को झेला है, इस प्रॉब्लम से फाइट किया है. हम लोग लड़े हैं, आप लोग भी लड़े हैं, सारा देश लड़ा है. लेकिन इस लड़ाई के साथ साथ हमें अपने विकास के स्टेप को पीछे नहीं करना है. हमने अपने डेवलपमेंट के स्टेप को हमेशा इंक्रीज करना है, आगे को बढ़ाना है, ना कि हमने पीछे को जाना है. लेकिन मुझे बहुत बैड फील हो रहा है कि आप लोग काम नहीं करते हो, आप लोग घर में रीडिंग नहीं करते हो. मैंने अभी फोन किए, कई पेरेंट्स से मुझे कंप्लेंट एक्सेप्ट हुई, वहां से मुझे रिप्लाई मिला कि सर माई चाइल्ड इज नॉट रीडिंग द बुक एंड नेवर ओपन द बुक बिकॉज ओनली फ्यू ऑफ स्टूडेंट इन माई क्लास. I feel that they are very hard worker. I don't want call the name of those students, but I know that some students are very good, and they are very appreciable students in my class. They continue following me, and which work when I deliver to them, they on the spot they do that work carefully. So I hoping that मैं उनको यहाँ से अभी से बता दूं कि ये जो बच्चे मेरे क्लास के हैं, ये 10th में 97 से अबव नंबर लेके आएंगे और इनका अच्छा रिजल्ट भी होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं और वो घर में अपनी मेहनत भी कर रहे हैं. तो उन्हीं की जैसे सभी बच्चों को अभी भी समय है, आपके पास अभी बहुत समय है, आपके पास 6 मंथ है. आप इन 6 मंथ में अपनी स्टडी करें, अपना बुक्स को पढ़ें. टीचर को कहने की जरूरत नहीं है. आप खुद सोचिए, आप बड़े बच्चे हो गए, क्लास 8 में आ गए, क्या आपको ये नहीं पता कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें रीडिंग करनी चाहिए?
आप लोगों को मान लीजिए ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, बहुत कम बच्चे हैं जो बड़ी ऑनेस्टी वे दे गिव द एग्जाम एंड दे फाइंड आउट ओन टैलेंट, दे ट्राई टू फाइंड आउट ओन टैलेंट कि व्हाट इज माई टेंडेंसी एंड क्या मेरा टेंडेंसी है, मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ ही बच्चों को देखा कि वो बड़े ईमानदारी से पेपर करते हैं। जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं, जिन बच्चों, क्योंकि कॉपी में सारा पता होता है, जब टीचर चेक करता है कॉपी तो उसको पता होता है ये राइटिंग चीटिंग करके लिखा हुआ है। जो चीटिंग वाला आंसर होता है वो हम लोगों को फाइंड आउट हो जाता है, पता लग जाता है, तो देखते हैं। और जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत करके कुछ ईमानदारी से किया है, उनके क्वेश्चन का उनका मीनिंग अलग होता है, उनकी राइटिंग मेथड अलग होता है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, लेकिन वो सोशल साइंस में अपनी तरफ से ही लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं और बहुत ही अच्छा किया। तो ऐसे बच्चों को मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। अपने आप को मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सो कीप इट अप। आगे यही एक सेकेंड थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आप लोग घर में रीडिंग जरूर करें। रीडिंग की बहुत बड़ी कंप्लेंट आ रही है पेरेंट्स से कि वो रीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो बेटा रीडिंग आपको, जैसे आज ये सेकेंड चैप्टर ऑफ द पॉलिटिकल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, तो दिस चैप्टर इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि दैट स्टूडेंट रीड दिस चैप्टर केयरफुली, कि सर explained this chapter to me, so we have to read carefully and we have to collect the information, what information, what meanings are given in this, so what saying this chapter and what is the mean of this chapter, we have to understand, listen. अगर suppose that anybody have faced any problem, तो please discuss with me, call phone me, मुझे फोन पर बताइए। मैं आपको सिंगल और लाइव क्लास दोबारा मैं लाइव क्लास से जोड़ दूंगा। एवरीबडी ज्वाइन इन माई व्हाट्सअप, तो मैं आपको पर्सनली लाइव क्लास से जोड़ दूंगा कि सर मुझे एक बार लाइव पर समझा दीजिए, मैं आपको लाइव पर समझा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर किसी भी चैप्टर को मेरी समझ नहीं आ रहा है तो मैं उस पैराग्राफ को आपको लाइव पर समझा दूंगा, आपको पर्सनल लाइव पर समझा दूंगा। लेकिन आपको हार्डवर्क करना है, रीडिंग करनी है। ये कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए किसी भी पेरेंट्स से। मुझे बहुत दुख होता है, पेरेंट्स इतना मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से वो पैसा कमाकर आपकी फीस भर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को कितने मोबाइल कितना मुहैया करा रहे हैं, हर एक शान शौकत आपकी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। टीचर कितनी मेहनत से वीडियो बनाकर भेजते हैं, आप लोग बिल्कुल उस पर टच भी नहीं करते हो। मैंने कई पेरेंट्स बोलते हैं सर हमारा बच्चा तो कभी टच ही नहीं करता है, कभी फोन खोलता ही नहीं है, वो दूसरी चीजें देखता है फोन पर। बेटा इट इज वेरी बैड, it is very bad. If any student doing this types of activity on the full, you are cheating to your teacher and cheating your parents also, and you are threatening your life. अपने जीवन को धोखा दे रहे हो, अपने जीवन को धक्का दे रहे हो। इसलिए हम टीचर से आप चीटिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स से चीटिंग कर रहे हैं, समझ लो गॉड आपके साथ चीटिंग करना शुरू कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आप कर रहे हैं तो भगवान आपके साथ चीटिंग करेगा, और ईश्वर चीटिंग करता है ना तो फिर वो कभी भी सफल नहीं होता है। इसलिए मेहनत करिए और अपने टीचर और पेरेंट्स से कभी चीटिंग मत करिए, उनको धोखा मत दीजिए, उनके साथ मिलकर रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आप अपने पेरेंट्स से कहिए, टीचर से कहिए, मेरे से कहिए। आई एम योर क्लास टीचर, आई विल पर्सनली लाइव क्लास, आई विल ऐड यू एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन दैट चैप्टर, ओके। सो डियर चिल्ड्रन, टुडे यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज। लॉज क्या होता है, यानी कानून। कानून क्या है? देखिए हर एक कानून का मतलब क्या है? कानून एक ऐसा नियम होता है जिस नियम के द्वारा, जिस नियम के सहारे, बाय दैट लॉज वी कैन मेंटेन आवर लाइफ, वी कैन रन आवर फैमिली, वी कैन रन आवर विलेज, एरिया और कंट्री। लेकिन लॉज को समझना, लॉज को फॉलो करना बहुत जरूरी। लॉज भले कम हो लेकिन फॉलोअर उसके हों तो देश भी अच्छा चलता है, घर भी अच्छा चलता है। जिस घर में कानून बहुत ज्यादा हो और मानने वाले कम हो, उस घर में कभी डेवलपमेंट नहीं होता है। हमारे देश का भी यही रूल है, कानून बहुत होते हैं लेकिन फॉलो कम करने वाले होते हैं।
कानून बनाए जाते हैं, लेकिन कानूनों को बनाने के बाद उसके फॉलोअर खत्म हो जाते हैं। हमारे लिए जरूरत है, यदि अगर अपने परिवार को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने देश को अगर चलाना है, तो जितने लॉज होते हैं, हर एक नागरिक, हर एक मेंबर का एक ड्यूटी है कि वो बनाए हुए कानूनों को फॉलो करना चाहिए। तभी हम अपने घर, अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये 7 चैप्टर बोलता है अंडरस्टैंडिंग लॉस, यानी कानून को समझो। किसी भी कानून यानी किसी नियम, किसी रूल को जब तक नहीं समझोगे, तब तक आप अपने आप को विकसित नहीं कर सकते हो, ना ही अपने आप को डेवलप कर सकते हो, राइट। अब यहां पर वही चीज दी हुई है, यू मे बी फैमिलियर एंड सम लॉज सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, राइट। हम किसी भी, चाहे वो शादी के कानून हो, हर एक व्यक्ति अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ है और उस फैमिली में, हर एक फैमिली में कोई ना कोई कानून होता है। अब इस लॉज को बनाता कौन है और चलाता कौन है? देखिए, बनाना, चलाना और फॉलो करना। तो क्या करना है? बनाने का काम किसका है? एक ग्रुप का है, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है, परिवार। हम फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली लेकर चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक फैमिली हमारा देश है, और फैमिली को, जो फैमिली में रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करने वाला हमारा एक एज ए ग्रुप समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर पर्सन, वो है हमारा लेजिस्लेचर है। और जो फॉलोअर हैं, जो उसको लागू कर देता है, वो हमारा एग्जीक्यूटर है। हमारे घर में मान लीजिए सबसे बड़े हमारे फादर हैं। फादर से पहले अगर हमारे डैड, ग्रैंडफादर भी हैं, वो भी हमारे देश में, हमारे घर में कोई कानून बनाते हैं, तो उस कानून का सबसे पहले फॉलो कौन कराता है? हमारे पेरेंट्स। पहले लॉज को ग्रैंडफादर बनाते हैं। हमारे फैमिली में बहुत से ऐसे रूल्स रेगुलेशन हैं कि हमारे जो एंसेस्टर तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बहुत से ऐसे कानून और लॉज को बनाया जो आज भी हम उसको कस्टम के रूप में फॉलो कर रहे हैं। वो हमारे एक कस्टम्स हो गए, वो हमारी रीति रिवाज के रूप में है। तो वो ऐसे कानून बनाकर गए थे जिनके द्वारा उन्होंने देखा कि ये जो लॉज हैं, ये हमारे ओवरऑल यूनिवर्सल लॉज होंगे, और ऐसे यूनिवर्सल लॉज को आज भी लोग कस्टम के रूप में, यानी एक ट्रेडिशन, एक परंपरा के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं, उससे फॉलो करते हैं, राइट। तो उन सारे लॉज को हम अपने फैमिली को रनअप करने के लिए, वेल मेंटेन करने के लिए, एक सही रख रखाव रखने के लिए हम उन कानूनों का पालन करते हैं। तो जब कोई भी, अब एक बात और आती है कि हमें अगर कोई भी लॉज मिला है, तो सबसे पहले उसको बड़ी गहनता से उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि भाई लॉज कैसा है, इस लॉज में क्या है, इस कानून का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। तो वो सारे लॉज जो है हमको जब अंडरस्टैंड होंगे, तब हम उसको फॉलो भी अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है। एक दिस पैराग्राफ एपिसोड में क्या करता है? एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय नाउ नो द पार्लियामेंट इज द चेंज ऑफ मेकिंग लॉज, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने देश के लिए। मान लो हमारे देश इंडिया जो है, इंडिया हैज ए वन पर्टिकुलर प्लेस where different type of laws amendmented, created and destroyed, यानी बेनिश फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको अमेंडमेंट किया जाता है, उनमें संशोधन किया जाता है, और कुछ नए लॉज को रिटन किया जाता है, राइट किया जाता है, उनको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब ये वो प्लेस है जहां पर कानून बनते हैं, उसको पार्लियामेंट कहते हैं। मतलब हमारे देश की जो संसद है, जहां पर कानूनों को बनाया जाता है, और जहां पर हमारे चुनिंदा जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो हाई एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, जब वहां पहुंचकर वो हमारी जनता के द्वारा इलेक्ट होकर जब संसद में बैठते हैं, फिर वो अपने देश के प्रति कानूनों का नया निर्माण करते हैं। यदि कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉज अगर वो हमारे खिलाफ है, जनता के हित में नहीं है,
जनता बाइकआउट कर रही है, तब हम उस लॉस में अमेंडमेंट भी करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं, ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये कुछ महिलाएं एक फ्लैग लेकर, एक रिटन मीन्स है, जो उनके हाथों में एक स्मॉल फ्लैक्सी है और उसको लेकर वो घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है इनको कोई किसी कानून के खिलाफ वो उसका विरोध कर रहे हैं, बायकॉट कर रहे हैं। अब जब बायकॉट करते हैं तो सरकार क्या करती है, उसको उस पर विचार करती है, अंडरस्टैंड करती है। देखिए, बायकॉट कब होता है? जब कोई कानून पहले बनाया गया हो और वो हमारे लाइफ में उत्पीड़न पैदा करता हो, हमारी डेली लाइफ स्टाइल में गड़बड़ करता हो, या उसमें किसी प्रकार का करप्शन पैदा हो रहा हो, तब हम उस लॉस के खिलाफ बायकॉट करना पड़ता है कि भाई ये मान लो बड़े लोगों के हित में है, गरीब के हित में नहीं है। और देखिए, आप एक चीज और ध्यान रखना, पॉलिटिकल सिस्टम में जो बायकॉटिंग होती है, बायकॉट करने का केवल और केवल मुद्दा गरीबों का होता है। अमीर तो कभी बायकॉट करता ही नहीं है। आप पीछे का पॉलिटिकल सिस्टम उठा के देख लीजिए, जो हमारे कुछ जो उसमें जो सैक्रिफाइस होने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो हमारे गरीब मजदूर ही आगे आता है। उसको उठाने का मुद्दा अगर उठाया तो कोई बहुत ही हमारे देश का स्वामी भक्त है, देश को कंट्रोल करता है, देश के बारे में, हित के बारे में सोचता है, वो उसकी बायकॉट करता है। फिर वो साथ में किसे लेता है, उनकी सपोर्ट कौन करता है? उन व्यक्तियों की जो सपोर्ट करने का काम केवल देश के उन गरीब मजदूरों का होता है जो पॉवर्टी लाइफ में जीवन जीते हैं। वो लोग उनके साथ खड़े होते हैं और उसका मिलकर बायकॉट करते हैं, तब उस कानून का कहीं भी चेंजिंग होता है। तो लॉस को जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फिर सरकार क्या करती है, उस पर विचार विमर्श करती है। कानून पर विचार विमर्श करने के बाद फिर उसमें अमेंडमेंट करती है। सही है, अमेंडमेंट माने संशोधन। जो संशोधन होता है वो हमारी सरकार उस लॉज में कर देती है। अब याद सेकेंड पॉइंट आता है, डू लॉ अप्लाई टू ऑल? क्या जो कानून होते हैं वो सभी के लिए अप्लाई होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे फैमिली में कोई कानून, कोई लॉ अगर हमारे बुजुर्ग बनाते हैं, हमारे एंसेस्टर बनाते हैं, तो वो कानून जो होता है, वो लॉज हमारे चाइल्ड से लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, यानी यूथ तक सभी को लागू होता है और सभी को उस कानून का पालन करना होता है। ठीक है। अब दूसरा चैप्टर हम चलते हैं इस चैप्टर की तरफ कि द अबव इज द क्लियर केस ऑफ द वैक्सीनेशन, यानी वायलेशंस ऑफ लॉ। As you read in the unit first, member of the Constituent Assembly mean होता है संवैधानिक सभा। That assembly or committee which participate to make the laws in India, यानी वो the people of the committee or assembly, they try to make the laws for welfare of the people of India. भारत के लोगों को उनके हित के लिए कुछ संविधान में नए कानूनों का गठन करके संविधान को डेवलप किया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ कमेटी called as Constituent Assembly। ठीक है। Establish the rule of law। तो मैंने आपको बताया अभी, just I said to you कि that committee make the different type of rules and regulation to mention in the constitution। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, हमारे देश के अंदर, हमारे देश में देखिए, कोई भी देश का अगर कानून है, बट कानून हर एक देश के होते हैं, लॉज हर एक फैमिली में होते हैं, लेकिन कुछ फैमिली, कुछ देश क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, पुअर होते हैं,
गरीब होते हैं, गंदे होते हैं, देश में डेवलपमेंट नहीं होता। रीजन एक ही है। जो देश में कानून बनते हैं, उस देश के कानून या लॉज को हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। बच्चा बच्चा को उसके कानून को फॉलो करना चाहिए। वही देश जापान बनेगा, वही देश अमेरिका बनेगा, वही देश इंग्लैंड बनेगा। इंडिया केवल सपने में देखती है कि हम जापान, इंग्लैंड और अमेरिका बन जाएं, लेकिन बन कब जाओगे? अगर इस देश का हर एक बच्चा, नागरिक, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, अगर जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं, अगर उनको सरकार के द्वारा, हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा या परिवार फैमिली के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, अगर उनको हम दिल से फॉलो करें, तो ये देश हमारा जापान और इंग्लैंड और अमेरिका तो छोड़ो, विश्व का सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। था और है, रहेगा। लेकिन क्या है, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे देश के रहने वाले लोगों ने आज इस देश के कानून को स्पॉइल कर दिया है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक सुनने की बात। अगर ये वीडियो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर समझेंगे। When you reach in the school, our principal sir, our EO sir, our school committee management and managing director, they make the different type of rules for welfare of the student and teachers. Teacher apply the rules in the class and school, but there are many students, they not follow the rules and regulation. After then, one committee also, one teacher, sometime our managing director, our principal sir, they arrange the teacher for the punishment also. Ki who is not follow the rules and regulation of the class, please give the punishment. Same way, India also, judiciary, India also 3 type of organs of the government. अगर कानून बनाती है, कानून को लागू करती है, जो कानून को तोड़ते हैं उनके लिए अदालत और जुडिशरी है, उनको गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट उनको पनिश करता है। तो अगर हम अपने स्कूल का, हमारे सारे बच्चे, मान लीजिए अभी मे बी स्कूल इज ओपनिंग एंड आफ्टर कमिंग डेज, तो सपोज दैट यू आर विजिटिंग द स्कूल, तो प्रिंसिपल सर, ईओ सर and all teachers, they making the rules and regulation for your welfare, but suppose that you don't follow this and the student is not following these rules, so it means that whose loss? Your loss will be, class will be disturbed, school will be disturbed, your education will be reduced, overall reduced. That time you will look like a government school student, like a very inferior student say look like in the school. Suppose that you are following the all rules and regulation given by the our managing director and your share and principal sir and school teachers, so it means every child follow these rules by heartedly, ki it is our duty, we have to follow because we are going in the school, like continue. तो हमें ये रूल्स, दिस बिकॉज these all are rules for our welfare, our well maintaining, our well life, हमारे अच्छे जीवन के लिए हैं। टीचर हमको बोलते हैं या प्रिंसिपल सर बोलते हैं, तो ये हमारे रूल्स और रेगुलेशन। मैं इसलिए बताता हूं कि आज ये चैप्टर का नाम ही अंडरस्टैंडिंग लॉज है। तो अंडरस्टैंडिंग लॉज का मतलब ये है कि हर एक कानून जो भी अप्लाई होते हैं, जो भी इन कानूनों को फॉलो करते हैं, उनको बेटा हमको फॉलो करना चाहिए। अगर ये कानून को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम, तो बच्चों हमारे लिए दिक्कत ये होगी कि काश अगर ये कानून मान लो हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें हमारे लॉस तो स्कूल का हो ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस आपकी लाइफ का हो रहा है, आपका हो रहा है, और आप लाइफ में कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे स्कूल की भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिसमें हमारे जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे कुछ सुपीरियर, हमारे एक्सिक्यूटर, हमारे स्कूल एक्सिक्यूटर शामिल होते हैं। वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं,
जिसमें हमारे सुपरविजन कमेटी के हमारे सुपरवाइजर हैं हमारे प्रिंसिपल सर। इसके बाद हमारे सबसे पहले हमारे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं, यू सर हैं, और भी हमारे सारे जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे लॉज को निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, एक एजेंडा तैयार करते हैं, एक ढांचा प्रिपेयर करते हैं फॉर वेल मेंटेन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ एंड वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ स्कूल्स, तो उसको हमको फॉलो करना चाहिए। अगर हम मान लीजिए उससे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारा सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको और लेता हूं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वर एग्री टू शुड बी नो arbitrary exclusive power and the independence India, and therefore the instituted and several provisions in the constitution that would establish the rules of the laws. ठीक है, and the most important of these was that the process the person in the independent India are equal forces of the laws. अब देश के लिए ये बताया गया ना कि डू लॉज अप्लाई टू ऑल। ये हेडिंग आपको जो दिया जा रहा है, हिंट से दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा रहा है कि क्या सारे के सारे रूल्स जो हैं वो सभी के लिए अप्लाई होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, यानी जो हमारा, हम फिर एग्जांपल स्कूल का उठा लेते हैं कि हमारे एक्सिक्यूटर हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर, मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारे यूशर, ये सारे लोग जब भी कोई कानून बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि अमीर बच्चों के लिए बनाते हैं। उनके कानून गरीबों के लिए ज्यादा होते हैं। जो पुअर फैमिली से बच्चे आते हैं उनके वेलफेयर के हित के लिए कानून अधिक से अधिक बनते हैं। तो ये सारे लॉज उनके वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। और यदि कोई अगर इस कानून के प्रति खिलाफ जाता है, उनको ब्रोक करता है, तो यहां तक कि नहीं, ऐसा नहीं आपको ही स्कॉल्ड किया जाता है, समय समय पर हमें भी गाइड किया जाता है और हमें भी मतलब हमारे लिए भी कुछ नए गाइडलाइंस इशू होते हैं। और टीचर को भी आप बताएं कि हम लोगों को भी, टीचरों को भी हमारे सर एक्सिक्यूटर हमें स्कोल्ड करते हैं, कभी ना कभी हमें टाइटली हमको फोर्सेस करते हैं कि आप फॉलो करिए। तो दी नेवर बैड फील ऑफ माई एक्सिक्यूटर, मुझे मालूम है वो हमारे एक्सिक्यूटर हैं और वो हमारे हित की बात कह रहे हैं, तो हम लोग उनको मिलकर फॉलो करते हैं। और उसमें हमें ये भी पता है कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है, जो स्कूल में जो सिस्टम बनाया जा रहा है, वो हमारे बच्चों के हित के लिए बनाया जा रहा है, तो हमें भी उसको फॉलो करना है और प्लस हमें बच्चों को फॉलो भी कराना है। तो जो हमारे एक्सिक्यूटर हैं, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबलीज मेंबर हैं, वो अपने ऐसे कानूनों का निर्माण करते हैं कि जिसमें देश की हर एक पब्लिक का जो सिटीजन है, उसका each and every type of citizen, these laws should be welfare for these peoples, right? And see this, the laws can't discriminate मतलब होता है कि भेदभाव वाले। ऐसा कोई भी हमारा कानून नहीं होता है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेट हो या किसी प्रकार का भेदभाव हो बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट एंड जेंडर। ऐसा भी नहीं कि कोई भी जो हमारे देश की असेंबली कानून जब निर्माण करती है तो किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है, किसी में भेदभाव लेकर कानून का निर्माण नहीं किया जाता है। कि आपको ये भी पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें एक राइट है जिसमें जो सेक्युलर ऑफ इंडिया, तो सेक्युलर इंडिया क्या है, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उस धर्मनिरपेक्षता को लेकर हम लोग चलते हैं। और ऐसे जो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं उनमें क्या होता है कि सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट मैंने बिटवीन द पर्सन, यानी लोगों के बीच में ना तो उनके धर्म को लेकर कोई कानून बनता है, ना उनकी कास्ट को, ना उनके जेंडर को, कि भाई ये कानून जो है केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। यदि कोई भी जॉब हमारे देश की अगर अप्लाई होती है, कोई भी कानून, आज हमारे देश में हर एक डिपार्टमेंट में पुरुष और महिला दोनों मिलकर भागीदारी से काम करते हैं
और कोई भी अगर जॉब, अगर नौकरी, कोई सर्विस अगर अपलोड होता है हमारे देश के लिए, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है, गरीब और अमीर के दोनों के लिए होता है, छोटी जात बड़ी जात दोनों के लिए होता है, और सभी धर्मों के लोग उस जॉब में पार्टिसिपेट होते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल लॉज प्रिपेयर होते हैं। और जब भी हमारे देश का कोई कानून नया बनता है, निर्माण होता है, तो उसमें सबसे पहले इन सारी चीजों को मतलब डिस्क्रिमिनेट लेस जो लॉज होते हैं उनका मैन्युफैक्चर, उनको क्रिएट किया जाता है और उनको अप्लाई किया जाता है। What the rule of laws means is that all the laws apply equally to all, सभी को, सभी all citizens, भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सभी के लिए इक्वल अप्लाई होते हैं, और बराबर अप्लाई करने के बाद फिर वो सभी को लॉन्च किए जाते हैं। नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और नॉर अ वेल्दी पर्सन और इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ। बहुत अच्छी बात कही है बच्चों, एक समझने वाली बात है कि ये कानून ऐसा नहीं है कि उनको नहीं, अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन है, ऑफिशियल पर्सन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्सन है, मान लीजिए बहुत बड़ी पोस्ट पर वो ड्यूटी कर रहा है, और कोई कानून अगर उसने उस कानून के खिलाफ किया तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा, और उसको भी उस कानून में के अंदर उसको दंड या पनिशमेंट देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें ना तो प्रेसिडेंट बच सकता है, ना देश का कोई वेल्दी बहुत बड़ा अमीर आदमी बच सकता है, और ना ही देश का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, वो उसके अंडर में, यानी वो कानून को तोड़ने का उसका कोई भी राइट नहीं है। Any crime or the violation of the laws has specified punishment as well as a process through which are guidelines of the person has established. अगर कोई भी कानून, कोई भी व्यक्ति देश का इस कानून को तोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने की कोई जुर्रत करता है, तो उस जुर्रत के करने का काम, तोड़ने की जो जुर्रत कर रहा है, चाहे वो प्रेसिडेंट से लेकर एक ऑफिशियल पर्सन से लेकर वो प्रेसिडेंट तक कोई भी व्यक्ति हो, उसको उस कानून का पनिशमेंट मिलेगा 100%। उसने अगर उस देश के कानून को तोड़ा है, क्योंकि जो संविधान है हमारे देश की, वो सबका, वो एक बुक ऑफ लॉ है, और मेन जो हमारे देश का जो मेन प्लेटफॉर्म है टू रन द लाइफ ऑफ पीपल, टू रन द पीपल सिटीजन ऑफ इंडिया, वो हमारा मेन प्लेटफॉर्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जितने लॉज हैं वो हमारे सारे स्टेशंस हैं, और सारी चीजें हम उन लॉज के अकॉर्डिंग ही करते हैं। हाँ, अगर चोरी चिप्पे कोई देश में अगर चोरी करता है, तो वही बात मैं रिपीट करना चाहता हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उस कानून के खिलाफ काम करके अपने आप को बड़ा अमीर साबित कर लेते हैं। कानून के चोरी करने के बाद वो बहुत से गंदे काम, बहुत से बुरे काम करके देश के, ऐसे ही लोग हमारे समाज, हमारे सोसाइटी, हमारे देश के हित के लिए ना कर अहित के लिए काम करते हैं, और ऐसे ही लोगों से हमारा देश आज एक उस अच्छे पायदान पर नहीं पहुंच पा रहा है, जो हमारे देश के अंदर लगातार करप्शन की वजह से हमारा देश उन्नति पर, डेवलपमेंट के कगार पर नहीं पहुंच पा रहा है, लाइक जापान और इंग्लैंड एंड अमेरिका। In ancient time, there were innumerable and often the overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in the administrating, right, these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons received for the same crime varied out depending on their caste background, and with the lower caste being more harshly and penalized, and this slowly began to change as this system of law began to the further evolve during the colonial period. ठीक है, प्राचीन काल में कुछ कानूनों का निर्माण किया जाता था। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो प्राचीन काल की जो लॉज हुआ करते थे,
वो राजा महाराजाओं के अपने रूल्स एंड लॉज बनाए जाते थे। उसमें क्या करते थे कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वो अपने वेलफेयर के लिए बनाते थे, अपनी कम्युनिटी और अपने फैमिली और लेवल के कानून हुआ करते थे। वो कोई यूनिवर्सल कानून या रूल्स लॉज नहीं हुआ करते थे। इसका जो एग्जाम्पल है उसको मैं बता रहा हूं कि इट इज द ऑफ्टन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हु इंट्रोड्यूस द रूल of law in India. When the East India Company, the Britishers when came in our country for only the purpose of trade, जब हमारे देश में व्यापार के पर्पज से हमारे देश में अंग्रेजों ने कदम रखा तो वो सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहाँ के कुछ लॉज जो हैं वो डेवलप्ड बाय द सामंताज एंड जमींदाराज। यहाँ पर जमींदार सामंत ये सारे लोग अपने कुछ लॉज को बनाते थे। अभी आप बहुत बड़ा भयावह कहानी देखेंगे ये पिक्चर में कि ये जो एक तस्वीर देखेंगे जलियांवाले बाग की, ये बहुत बड़ी 1919 की एक कथा है। आप देख रहे हो कि जितने लोग ये बैठे हुए हैं ये जलियांवाला बाग, और इसका पूरा का पूरा ये सिस्टम, ये रॉलेट एक्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें ये अगर चैप्टर आप पढ़ेंगे तो शायद इस चीज को पूरा एक केस स्टडी आपको पता लगेगी, और ये केस स्टडी आप पढ़ना है, ठीक है। तो ये जब देखेंगे इसको तो आपको इसमें बताया जाएगा और समझेंगे कि क्या वास्तव में क्या था। एंड हिस्टोरियन हैड द डिस्पुटेड दिस क्लेम ऑन द सेवरल ग्राउंड, two of which include first that colonial law was arbitrary, and second that the Indian nationalists, ठीक है, played a prominent role in the development of the legal sphere in British India। यहाँ पर लोगों ने जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए उन्होंने कुछ ऐसे कानूनों का निर्माण किया कि दो प्रकार के कानून बनाए। एक तो आर्बिट्रेटरी, जो शाही फैमिली के लिए जो रूल्स रेगुलेशन जो कॉलोनियल सिस्टम था। कॉलोनियल सिस्टम मीन्स ब्रिटिशर्स व्हेन केम इन इंडिया दे स्टार्टेड द कॉलोनियल सिस्टम, माने कॉलोनी बनाकर उन्होंने एक अपना सेपरेट लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर डेवलप किए, जिसमें कुछ शाही परिवार के लिए भी अपने जो कानून थे, लेकिन कुछ नेशनल राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लेवल के भी कुछ कानून बनाए थे, जिसमें भारत के एक स्फीयर था कि इस कैटेगरीज में हम अपने देश को डेवलपमेंट अपने देश में करेंगे, जिसका बाय द वे ऑफ दिस लॉज फुल प्रॉफिट गो टू ब्रिटिशर्स। इसमें जो देश का जो कानून उनको इस टाइप से बनाते थे कि जिनका कानूनों का जो पूरा का पूरा जो श्रेय होगा वो किसको जाएगा, ब्रिटिश को जाएगा। After then development of the legal sphere in the British on the is part of the British laws in the Seditions Act of the 1870. The idea of this sedition was very broadly understood, and within this act, any person protesting of the criticizing and the British government could be arrested without any dual trial, ठीक है, ड्यू टू ट्रायल। अब उसमें जो लोग, जब उनको पहला कानून 1817 में इसको बताया गया तो उसमें क्या था कि कुछ लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। अब उनको बिना किसी ट्रायल के उनको अरेस्ट किया गया, कोई वारंट नहीं, कुछ नहीं है, और जाते थे और उनको पता लगता था कि ये लोग जो है इसके, तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे। विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उनको अरेस्ट कर लिया और उनको ले जाकर पुट इन द प्रिजन और उनको जेल में डाल देते थे। इंडियन नेशनलिस्ट जो हमारे राष्ट्रीय देशभक्त थे, उनका इस तरफ जब उनका मूड हुआ, उनको ये फील हुआ तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ही गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे जब इसको लगा कि हम इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स के जो बॉयकॉट हुआ हमारे देश में, दे आल्सो बिगिन टू द फाइटिंग and greater equally
टू वांटेड द चेंज इन आइडियाज। उनको ये कहना चाह रहा था भारतीय जो हमारे नेशनलिस्ट थे कि भाई कानून अगर कोई भी बना रहे हो तो आप इक्वल बनाइए। किसी भी देश के लिए आप दो कानून, एक देश के लिए दो कानून कैसे हो सकते हैं? भाई हम देश के नागरिक हैं, एक ही देश में सारे लोग रहते हैं, तो एक देश में दो नागरिक दो कानून कैसे हो सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। तो इस टाइप से उन्होंने कई कानूनों का निर्माण किया और ये धीरे धीरे उनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, डोंट वरी, you will listen carefully and you will find out, dear children, are six short and very short question answer from this paragraph and chapters, and you will write these questions in your notebook, right? Thank you very much. Okay, best of your luck.